हेलो एंड वेलकम टू जीएस नामा। आज इस लेक्चर के माध्यम से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। ये आपके बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे। इनके जो नोट्स हैं वो आपके इंग्लिश में है, लेकिन जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको हिंदी में बताई जाएंगी। तो आप लोग इसको फॉलो करते रहना। और ये जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, इनकी स्थापना कब हुई और इनमें सदस्य देशों की कितनी संख्या है। तो ये तीन क्वेश्चन तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है तो ये भी देखते हुए चलेंगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगी उनको भी बताया जाएगा। तो इसकी जो पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल लेवल पर वो है यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। और ये संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1945। और इसमें जो प्रेजेंट टाइम में सदस्य देशों की संख्या है वो है 193। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की संख्या 193 है और फाउंडेड हुआ था ये 1945 में। अब इसके पीछे मेन मकसद क्या था फाउंडेड होने का? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ तो चीज़ें देखा जाए दुनिया लेवल पर काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, पीस को मेंटेन किया जाए, तो इस चीज़ के लिए जो सबसे बड़ा काम करने के लिए एक संस्था बनाई गई वो कौन सी थी? यूनाइटेड नेशन। अब इसने फिर उसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉस। तो इस तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाएगा, मानवाधिकार होंगे उनको कैसे बचाया जाए, और जो विकास हो वो किस प्रकार से हो, सतत विकास हो। इन सब पर काम करते हुए यूनाइटेड नेशन को डेवलप्ड किया गया था। अब जब ये इस चीज़ को डेवलप किया गया, इस संस्था को डेवलप किया गया, तो इसके कुछ संगठक भी थे, इसके साथ जो वर्क करने वाले कुछ घटक संस्थान भी थी। उनमें से कुछ प्रमुख घटक संस्थान कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसके साथ साथ एक था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि किस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक विकास को वृद्धि दी जाए, इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया था। तो ये कुछ संगठक हैं जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनएससी, आईसीजी और यूएनईसीओएसओसी। तो इनके बारे में देखते हुए चलेंगे, इनका क्या कार्य रहता है यूनाइटेड नेशन के साथ। तो जो आपकी जनरल असेंबली है ये इस प्रकार से काम करती है जैसे आपका क्या है, संसद भवन है। तो जैसे संसद भवन आपका चलता है उसी प्रकार से प्रत्येक साल सितंबर के महीने में जनरल असेंबली का सेशन चलता है, और इसमें जितने भी इसके सदस्य देश हैं यानी कि 193 जो भी सदस्य हैं वो सब लोग आते हैं और अपने विचार रखते हैं, क्या उनके साथ दिक्कतें हैं, किस प्रकार से वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो बताते हैं। कब? सितंबर में। तो इसके भी कितने सदस्य हैं? 193। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनरल असेंबली कहाँ पर लगती है? न्यूयॉर्क में ही लगती है। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद इसके प्रेसिडेंट हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है वो कौन है? आपकी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है अगर विश्व लेवल पे देखी जाए तो सबसे पावरफुल संस्था अगर कोई है तो यूएनएससी है। इसके हाथ में एक वीटो पावर रहता है, जिससे क्या है कि कोई भी अगर निर्णय ले होता है तो इन्हीं इसके जो सदस्य देश हैं उनमें कुल देखी जाए तो जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तो परमानेंट 5 मेंबर हैं कौन कौन? यूएसए, रसिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल 15 सदस्य इसमें हैं यूएनएससी में, जिसमें 5 आपके परमानेंट हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट हैं। तो आप लोगों को जो जो परमानेंट है उन मेंबर्स को याद रखना पड़ेगा कौन कौन से हैं? यूएसए, रसिया, फ्रांस, यूके और चाइना। बाकी नॉन परमानेंट हैं ये प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें अभी भारत भी पिछले वर्ष चुना गया था। तो जो भारत का कार्यकाल रहेगा वो कब से कब तक है? 2021 से लेकर के 2022 तक। और इसका जो प्रमुख कार्य क्या है?
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो किस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो किस प्रकार से उसको टैकल किया जाएगा, वो ये देश डिसाइड करते हैं। तो याद रखना ये आपकी कौन है, यूएनएससी, इसके 5 क्या है, परमानेंट मेंबर है। अगला है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये भी एक तरीके से यूनाइटेड नेशन की एक यूनिट है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी न्याय की बात होगी तो सबसे पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा, इसी न्यायालय में जाना पड़ता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, द हैग, यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड के शहर द हैग में स्थित है, द हैग में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो काम रहता है वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो सबसे अगर सिद्धांतिक रूप से सबसे जो प्रमुख अगर कोई ऑर्गन है न्याय का वो कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो इसको याद रखना, इसकी स्थापना 1945 और हेडक्वार्टर द हैग में स्थित है। और इसी प्रकार से एक और इसकी बॉडी है वो कौन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये इकोनॉमिक और सोशल काम आ रहा है। तो सोशल यानी कि सामाजिक रूप से किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और आर्थिक रूप से किस प्रकार से विकास किया जाए, इसके लिए एक संस्था बनाई गई है। इसमें कुल मेंबरों की संख्या कितनी है, 54 है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो यूनाइटेड नेशन की जितने भी यूनिट्स हैं, संगठक हैं, उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो आपका आईसीजे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, द हैग में है। तो इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन याद रखना, यूनाइटेड नेशन के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये 5 संस्थान आपको साथ में याद रखने पड़ेंगे, कब, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। अब इसके बाद और भी यूनाइटेड नेशन के साथ ही काम करते हैं और भी जो आपकी बॉडीज हैं, संस्थान हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन सी है, यूनिसेफ। यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होगा, सॉरी यहाँ पे इमरजेंसी भी लगा लेना बीच में। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि जो बच्चों का बाल विकास के लिए एक कोष का निर्माण किया गया है। इस कोष के तहत जो भी डेवलपिंग नेशन है, जो गरीब देश हैं, उनके यहाँ पर जो बाल अवस्था में बच्चे हैं उनका किस प्रकार से विकास हो सके, तो इसके लिए एक फंड का निर्माण किया गया है। तो इस फंड की स्थापना कब की गई थी, इस संस्था की स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 2 चीज़ें याद रखना, एस्टेब्लिश कब किया गया 1946 और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। और ये किस लिए काम करता है, बच्चों के विकास के लिए, और इसमें वुमेन्स भी आ जाती हैं, महिलाएं भी आ जाती हैं। अगला है कौन, यूएनडीपी। यूएनडीपी इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए एक संस्था बनाई गई है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और प्रेजेंट में देखा जाए तो जो देशों की संख्या है वो 165 है। कहीं कहीं आपको 170 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग इसको भी करेक्ट कर सकते हो। तो 165 भी है और 170 भी इसकी संख्या पहुंच चुकी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का, ये भी कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। तो जो आपका यूएनडीपी काम क्या करता है, इट प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग एंड ग्रांट सपोर्ट, यानी कि जब अगर कोई डेवलपिंग नेशन होगा तो उसको आर्थिक रूप से विकास के लिए एक्सपर्ट एडवाइस दी जाएगी, किस प्रकार से आप विकास कर सकते हो। एडवाइस के साथ साथ उनको ट्रेंड भी किया जाएगा। और अगर मान लो ट्रेंड करने के लिए रुपए की जरूरत होगी तो क्या दिया जाएगा, ग्रांट भी देते हैं, यानी कि लोन वगैरह भी प्रोवाइड करती है ये संस्था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आर्थिक रूप से मदद करने के लिए। तो डेवलपिंग नेशन के लिए करता है ये, जो विकासशील देश हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, इसके साथ एक जो रिपोर्ट है वो उसको जरूर याद रखना। तो जो यूएनडीपी है वो कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, वो कौन सी रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, रिपोर्ट है, जिससे आपको ये पता चलता है कि विश्व लेवल पर जो कोई भी देश है वो किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, उसका एक इंडेक्स है। इसमें जो इंडेक्स में जो क्राइटेरिया भी लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, आपके पर कैपिटा इनकम्स होती हैं, उसमें एजुकेशन होता है, हेल्थ सिस्टम होता है। तो इसके मानक को निकाल करके ही उस देश की क्या निकाली जाती है, रैंकिंग निकाली जाती है। तो अभी फिलहाल में 10 दिन पहले ही इसकी 2022 की रैंकिंग जारी की गई थी। और इस 2022 की रैंकिंग में भारत 191 देशों में 132वें देश नंबर पर रहा। तो याद रखना, इस बार भारत की एक रैंकिंग फिर नीचे पहुंच गया है, जहां हम लोग
पिछले साल 131वें नंबर पे थे और इस बार हम लोग फिर दोबारा से 132वें नंबर पर पहुंच गए। तो इसको याद रखना, ठीक है। यूएनडीपी कितने देश हैं इसमें कुल? प्रेजेंट में देखा जाए तो 170, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, स्थापना इसकी 1965 में हुई थी। अगला है क्या? यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो उस टाइम क्या था? आर्थिक कार्यक्रम, और यहाँ पर क्या है? पर्यावरण। तो पर्यावरण संबंधित अगर कोई भी आपको एजेंडा को तैयार करना होगा, किस प्रकार से पर्यावरण को बचाव किया जाए, क्लाइमेट चेंज पर काम किया जाए, उसके लिए ये संस्था कार्य करती है। क्या? यूएनईपी। अब इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में स्थित है। नैरोबी यानी कि केन्या की क्या है? राजधानी है नैरोबी। एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या, तो केन्या के ही नैरोबी देश शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब ये क्या करेगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडास एनवायरमेंट डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही सब काम है, किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट को बचाव दिया जाए, अगर उसके लिए कुछ एजेंडा तैयार किया जाए कि किस प्रकार आने वाले वर्षों में पर्यावरण को बचाया जाएगा, उस पर काम किया जाए, तो ये सब एजेंडा यही संस्था तैयार करती है, यूएनईपी। अगला है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व भोज्य कार्यक्रम ऐसे कह सकते हैं, या खाद्य कार्यक्रम कह सकते हैं इसको। तो ये जो खाद्य कार्यक्रम था, इसका जो मकसद होता है ये क्या है? इट इज लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइफ्स एंड चेंजिंग लाइफ्स। तो मतलब किस प्रकार से जीवन को बचाया जाए और जीवन को बदला जाए। तो बचाया कैसे जाए? यानी कि पॉवर्टी एलिमिनेशन किया जाए, और कोई भी विश्व में हंगर न रहे, भूखा न रहे, इसके लिए क्या किया जाता है? इस संस्था के द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपसे ये पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम यानी कि इटली में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित है, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई एक संस्था कौन सी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ है आपकी। ये फाओ क्या करती है? जो आपका ये भी हंगर पे ही काम करता है, यानी कि भूखमरी को किस तरीके से खत्म किया जाए, पॉवर्टी को किस प्रकार से खत्म किया जाए, तो इसके लिए भी कौन काम करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है। इसके अलावा आपने जब यूएनईपी देखा था तो इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स भी जारी की जाती है। जैसे आपकी रिपोर्ट्स क्या है? मेकिंग पीस विद नेचर, यानी कि वातावरण के साथ किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए अपने पर्यावरण के साथ। दूसरा एमिशन गैप रिपोर्ट, तो जो एमिशंस होते हैं, कार्बन एमिशन वगैरह होते हैं जो वातावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए, इसके लिए एमिशन गैप रिपोर्ट निकाली जाती है। और एक रिपोर्ट होती है ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, यानी कि पर्यावरण को किस प्रकार से नई दिशा दी जाए उसके बचाव के लिए, इस पर भी एक क्या रिपोर्ट निकालती है। तो 3 रिपोर्ट्स हैं इसकी, तो याद रखना, मेकिंग पीस विद नेचर, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, ठीक। अब इसके बाद आपकी जो अगली संस्था है वो कौन सी है? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ये देखा जाए तो सबसे पुराना संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1990 में की गई थी, यानी कि 1919 में की गई थी। तो अभी इसको 100 वर्ष भी हो गए थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका काम क्या रहता है? इट्स प्रमोट लेबर स्टैंडर्ड, प्रमोट राइट्स एट वर्क, इनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो यानी कि जो श्रमिक होते हैं उनको काम करने का उनका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, उनके अधिकार हैं उनका बचाव करना चाहिए जो जब वो वर्क प्लेस पे जाएं। और इसके साथ साथ उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों वो डिसेंट होनी चाहिए, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहनी चाहिए। इसमें जो प्रेजेंट कंट्रीज़ की संख्या है वो कितनी है? 187 है। तो 187 देश हैं। स्थापना 1919 में हुई और हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। अगला है वर्ल्ड बैंक। तो 2 ऐसी संस्थान हैं जो आर्थिक रूप से काम करती हैं। बाकी आप लोग जब इन संस्थान को पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को पढ़ रहे हैं या रीजनल संस्थान को पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि ये संस्थान अपने
प्रमुख रूप से काम करती हैं। कोई आपका आर्थिक रूप से काम देखता है, किसी का काम पर्यावरण से रिलेटेड है, कोई मानवाधिकार के लिए काम करता है, कोई श्रमिकों के लिए काम करता है, कोई बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से इनके काम बटे हुए हैं। लेकिन इनका अगर एक जो अम्ब्रेला रूप से काम करता है वो कौन है? यूनाइटेड नेशन है। उसका हर क्षेत्र में काम रहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन हो जाता है। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन के साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्थान है अगर विश्व लेवल पर, वो कौन है? वर्ल्ड बैंक और आपकी IMF है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका काम क्या था? शुरुआत में थोड़ा इसका पॉइंट क्या रहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो आर्थिक रूप से जो विश्व लेवल पर काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन करना था, रीडेवलपमेंट करना था। तो वही रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए एक ऐसी बैंक का निर्माण किया गया जो उन देशों के साथ भी काम करेगा जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुआ, और उसके साथ साथ जो डेवलपिंग नेशन है अगर उसको किसी प्रकार की लोन वगैरह की जरूरत होगी तो उस पर भी वो काम करेगा। तो इसके लिए एक समझौता हुआ था, उस समझौता को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स समझौता। यानी कि क्या था? ब्रेटन वुड्स समझौता। इसके तहत 1944 में 1944 में वर्ल्ड बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई। और इसने जो अपना काम करना शुरू किया था वो कब किया था? 1946 में। तो याद रखना इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसने जो काम करना शुरू किया था वो कब किया था? 1946 में। अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 189 है। सदस्य कंट्रीज 189 है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वॉशिंगटन DC में है। तो ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी। अब ये जो काम क्या करती है, इसका जो काम क्या रहता है? यूनाइटेड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस आल्सो नोन एज ब्रेटन वुड्स। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, और इसके तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। अब ये करेगा क्या? इट प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो वित्तीय किस प्रकार से नीतियां बनाई जाए इसमें सहायता करता है, और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देता है, इसको जो विकसित विकासशील देश है। ये किसका काम है? वर्ल्ड बैंक का काम रहता है। इसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को भी जारी करता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता, किस प्रकार से आप व्यापार कर सकते हो, यानी कि बिजनेस लगा सकते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये पिछले पिछले साल इसको बंद कर दिया गया, इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आई, इसलिए इसको क्या कर दिया? इस रिपोर्ट्स को जारी करना बंद कर दिया। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और कौन सी है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कौन सी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, स्थापना 1944, और सदस्य देश प्रेजेंट में 149 है। इसके साथ साथ उस समय कुछ संस्थान थे जो काम करते थे, वो कौन से थे? IBRD, IDA, IFC, और एक आपका था MIGA, MIGA। तो ये 4 संस्थान मिलकर के काम करते थे। ये एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन बैंक से ही है, जो कोई लोन प्रोवाइड करता था, कोई ट्रेनिंग देता था जा करके। तो ये सब किसके हिस्सा थे? वर्ल्ड बैंक के हिस्सा थे। अगला है आपका कौन सा? IMF। IMF क्या करता है? ये मुद्रा कोष है, यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें जितने भी विकसित देश हैं वो अपने रुपए जमा करते हैं, और जो रुपए जमा करते हैं उसी प्रकार से उनको क्या मिलता है? राइट्स मिलते हैं, कोटा मिलता है। तो जितना उनको रुपए होगा उतना ही % उनका कोटा होगा, और उसी कोटा से वो निर्णय ले सकते हैं कि किस देश को कितना लोन देना है, किस प्रकार से काम करना है, ये संस्था किस प्रकार से काम करेगी। तो ये सब डिसाइड कौन करता है? यही देश डिसाइड करते हैं कोटा से। ठीक है, तो इसकी भी स्थापना वर्ल्ड बैंक के साथ हुई थी। कब? 1944 में। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? उसमें वॉशिंगटन में स्थित है। हेडक्वार्टर इसका भी कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन में स्थित है। और ये इसका मेन काम क्या होता है? सिक्योर फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी। सिक्योर फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी यानी कि किस प्रकार से आर्थिक रूप से चीजें गड़बड़ हो रही हो किसी भी देश में, उसको स्टेब्लिश करना, उसको एक सही दिशा में पहुंचाना, या तो लोन दे करके या फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। भारत में भी ये स्थिति आई थी 1991 में। आर्थिक हम लोगों के साथ दिक्कतें आई थी, तो उनमें सबसे ज़्यादा मदद किसने की थी? IMF ने की थी। इसकी कुछ अब इसमें और भी मेन काम क्या? रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को कम करना, और इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। इसकी रिपोर्ट्स हैं, उसको जरूर याद रखना। कौन सी? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंसिंग स्टेब्लिश्ड रिपोर्ट। 2 रिपोर्ट्स हैं कि इकोनॉमिक आउटलुक कैसा होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट कैसे करना चाहिए। तो IMF भी वर्ल्ड बैंक की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सीधा मुद्रा जमा की जाती है और उसी से उसको कोटा मिलता है, और कोटा का उपयोग विकासशील देशों को किस प्रकार से मदद की जाए, उनको ग्रांट दे करके, उनको ट्रेंड करके, और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति
अगर अस्थिर हो रही है तो उसको स्थिर अवस्था में पहुंचाया जाए। ये सब काम किसका? IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। इस्टेब्लिश्ड भी इसका 1945 में हुआ था। अगला है यूनेस्को। ये भी यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है। इसका जो काम, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक एक संगठन है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो वैज्ञानिक चीज़ें चल रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, उनमें बढ़ावा मिलना, और कल्चरल जो धरोहर से उनको किस प्रकार से बचाव करना हो, इस पर काम होता है। तो जो धरोहर वाली चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो विश्व विरासतें हैं उनको किस में शामिल किया जाता है? यूनेस्को में शामिल किया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और प्रेजेंट टाइम में टोटल देशों की संख्या कितनी है? 193। और ये विश्व धरोहरों में विरासतों को शामिल करता है। प्रेजेंट टाइम में अगर भारत की धरोहर देखी जाए तो कुल मिलाकर के 40 ऐसी धरोहर से विरासतें हैं जिनको यूनेस्को में शामिल कर लिया। इतना आप लोग याद रखना किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। यानी कि प्रमोट पीस, डेवलप एजुकेशनल टूल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इन सबको ही क्या करता है? वो बढ़ावा देता है। शिक्षा को, कल्चर हेरिटेज को, सांस्कृतिक विरासतों को, और उसमें सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये सब किसका काम है? यूनेस्को का काम रहता है। अगला है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पिछले 2 साल से काफ़ी काम चल रहा है। आपने कोरोना के टाइम में इसको काफ़ी सुना होगा। अब इसका काम ही ये हो जाता है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करने होते हैं, जो बढ़ावा देना होता है विश्व स्तर पर, तो वो कौन देता है? WHO देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब? 1948 में। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 194 है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके जो प्रेजेंट में एक तरीके से अध्यक्ष है वो कौन है? एडोहम अदोगाम है। अदोगाम है, घाना देश के। और ये जो भी महामारी आना, वैश्विक महामारी वगैरह आना, उसके किस प्रकार से टैकल किया जाए या किस प्रकार से उन चीज़ों को हैंडल करने में उसका क्या नाम रखना होगा, क्या क्या बचाव होंगे, ये सब कौन बताता है? इसका WHO बताता है। तो स्थापना 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा, टोटल देशों की संख्या 194 है। अगली है आपका ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना आपकी 2015 में हुई थी। 2015 में जब पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, COP पेरिस 2015 में, उसी टाइम इसकी स्थापना हुई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस करेगा क्या? जो सौर ऊर्जा होती है, यानी कि अच्छी ऊर्जा है, उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस पर यह संस्था काम करेगी। तो ये पहली ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर, जो इंटरनेशनल संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में स्थित है। और भारत में भी कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। स्थापना 2015 में हुई थी। और इसमें जो ज़्यादातर सदस्य देश होंगे, बाकी सदस्य तो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय देश होंगे या आर्द्र उष्ण कटिबंधीय देश होंगे, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज होंगी, उन देशों के, उस स्थिति में जो देश हैं वो सब इसके सदस्य देश बन जाएंगे। क्योंकि इसका मेन पॉइंट कहाँ से स्थित करेगा, कहाँ से इसका काम करेगा? जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप रहेगी, सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी गिरेंगी, तो वहाँ पर ही इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो वो सब कंट्री जो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में पड़ते हैं वो सब इसके सदस्य देश बन सकते हैं, और ज़्यादातर वही बनेंगे। ठीक है। तो इसकी स्थापना 2015 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है। अगला है UNHRC, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है ये। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में हुई थी। तो किस प्रकार से मानवों के जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, इस पर यह वर्क करता है UNHRC। और इसका जो हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 47। तो अभी तक जितने भी आपने हेडक्वार्टर देखे, ज़्यादातर ILO, WHO, UNHRC, इन सब हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? पेरिस, वो जिनेवा में। यूनेस्को का पेरिस में था। और वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन, इनके सबके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC में। तो आपको दिमाग में कौन से याद रखने हैं? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके अलावा आपने जब
फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देखा था, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। अगला है ब्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक हो जाता है, कौन सा? ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या है? ये जो विश्व की 2010 के टाइम पर ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी, उनका एक गुट बनकर के तैयार हुआ था, और उन्हीं का ये एक्रोनाइम है, उन्हीं के नामों से मिलकर के इसको रखा गया, इसका नाम क्या कर दिया गया था? ब्रिक्स। तो इसमें 5 देश शामिल है, कौन कौन से? बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स देश का सबसे पहले शुरुआत की थी, या सबसे पहले इस नाम की स्थापना की थी, वो किसने की थी? एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं ब्राजील के, वो सॉरी ब्राजील के नहीं थे, एक इकोनॉमिस्ट हुए जिम ओ नाइल, स्वीडन के थे। तो इन्होंने 2001 में सबसे पहले ब्रिक्स नाम की शुरुआत की थी, या नाम दिया था किसने? जिम ओ नाइल ने। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ब्रिक्स देश की, वो 2006 में हुई थी। लेकिन जो सबसे पहला इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था, या फिर कहें कि इसका जो पहला समिट हुआ था, वो कब हुआ था? 2009 में हुआ था। कहाँ पर? रसिया में। सबसे पहला समिट रसिया में हुआ था, और इसी टाइम कौन शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका। तो 2006-07 में 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, और 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। तो कुल मिलाकर के प्रेजेंट टाइम में देखा जाए 5 देश हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इसी ब्रिक्स देशों के साथ ब्रिक्स देशों ने एक नई बैंक की शुरुआत की थी। उस बैंक को क्या कहा जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। 2014 में एक फोर्ट लेजा करके डिक्लेरेशन हुआ था ब्राजील में, वहीं पर इस बैंक की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो इसमें सदस्य देश कौन होंगे? आपके ब्रिक्स के 5 देश होंगे, और इसके अलावा अभी प्रेजेंट में कुछ नए देश भी जुड़े हैं, जैसे बांग्लादेश जुड़ गया इसमें, बांग्लादेश, उराग्वे, यूएई और इजिप्ट। इसमें इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9 है। तो 5 वो याद रखना, उसके अलावा बांग्लादेश, उराग्वे, यूएई और इजिप्ट। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? संघाई में स्थित है। ठीक है, संघाई चाइना में स्थित है। अगला है एशियान। तो एशियान ये नया वो एशियान एक संगठन है। ये संगठन आपका जो साउथ दक्षिण पश्चिमी एशिया की कंट्रीज हैं, उनके द्वारा मिलकर के बनाया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। तो जितने भी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं वो सब इसके सदस्य हैं। कौन कौन है? जैसे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार और ब्रूनई, यानी कि कुल मिलाकर इसमें सदस्य देश 10 हैं। मोटो तो वही रहेगा सेम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सामाजिक चीज़ों को बढ़ावा देना। तो आर्थिक ही होता है, सबसे प्रमुख काम क्या होता है? आर्थिक बढ़ावा देना। और ये बहुत ही सफल हुआ है। अगर रीजनल जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हुए, जैसे सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, और भी हुए, उन सब में अगर सबसे सफल अगर कोई माना जाता तो वो एशियान संगठन ही है। तो इसको याद रखना। स्थापना 1967, हेडक्वार्टर जकार्ता, बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसका स्थापना हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 10 है। अगला है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से इसको कंफ्यूज मत करना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पहले हुई थी। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। और कुल सदस्य देशों की संख्या प्रेजेंट में 68 है। और इसका जो मेन काम क्या है? अचीविंग ए प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन, यानी कि एशिया और प्रशांत महाद्वीप का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किस प्रकार से आर्थिक रूप से बढ़ावा देना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, और रेजिलियंट होना चाहिए, उनमें आपस में परस्पर में सहयोग होना चाहिए, और सस्टेनेबल एशिया हो, यानी कि सतत विकास करता हुआ एशिया हो। ये किसका काम है? एडीबी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थापना 1966, हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, सदस्य देशों की संख्या 68। अगला है बिमस्टेक। अब बिमस्टेक सार्क से पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सार्क की इंपॉर्टेंस कम हुई है पिछले कुछ वर्षों में, और बिमस्टेक अपने आप में थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर रहा है। तो बिमस्टेक भी एक तरीके से सार्क की जगह ले रहा है, लेकिन बिमस्टेक कैसा है? पाकिस्तान माइनस है। तो भारत के ये पड़ोसी देशों का ही एक संगठन कह सकते हो इसका भी। लेकिन यहाँ पर बिमस्टेक का मतलब क्या होगा? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
यानी कि बंगाल की खाड़ी की क्षेत्र में इस प्रकार से इनिशिएट करना चाहिए, चीज़ों को शुरुआत करना चाहिए, जिससे कि विभिन्न सेक्टरों में टेक्निकल रूप से काम हो सके, आर्थिक रूप से बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए बिमस्टेक नामक संगठन की शुरुआत की गई। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? ढाका। इसका हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है। अब 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? जो बे ऑफ बंगाल से टच करते हैं, पेरिफेरल में, या फिर उसको टच करते हैं, जैसे आपका इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब लेकिन इसमें नेपाल और भूटान किसी प्रकार से बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करते, लेकिन ये कैसी कंट्रीज हैं? लैंड लॉक्ड है, तो इनको भी किसी न किसी प्रकार से पानी की जरूरत होती है चीज़ों को अपना व्यापार को सुगम बनाने के लिए, इसलिए इनको भी इसका सदस्य बना दिया गया। तो इसको कंफ्यूज मत करना, नेपाल भूटान दोनों है, इंडिया भी है, इंडिया तो होगा ही ऑफ कोर्स, और इसके साथ साथ बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, श्रीलंका है, थाईलैंड और है इसमें, थाईलैंड एशियन देश है और म्यांमार भी है। तो ये 2 एशियन के और बाकी सार्क के। ठीक, पाकिस्तान माइनस। स्थापना 1997, ढाका में इसका क्या है? मुख्यालय। सदस्य देश 7। ओके, अगला है ओपेक। अब ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो पेट्रोल को निर्यात करने वाली कंट्रीज हैं उनका एक गुट बनाया गया था। कब बना था? ये 1960 में बना था और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पर है? वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यूरोपियन देश है और करंटली इसमें 13 मेंबर है। कम होते रहते हैं, ज़्यादा भी होते रहते हैं, बढ़ते कम रहते तो जैसा भी है, लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए इसमें 13 सदस्य हैं। बाकी ये काम क्या करता है कि किस प्रकार से जो फ्लक्चुएशन होता है पेट्रोल के रेट में, उसको एक निर्धारित करने के लिए इन देशों का गुट बनाया गया। 13 देश थे जो निर्यात करते हैं किसको? पेट्रोल को। ठीक है, इसमें रूस नहीं है इसका मेंबर। अगला है नाटो या नेटो कहते हैं इसको। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक इस एक संधि हुई है, संगठन बनाया गया है। तो ये तभी बनाया गया था जब कोल्ड वार की शुरुआत हुई थी। कोल्ड वार में यूएसएसआर और यूएसए अलग अलग थे, तो इसमें एक मिलिट्री संगठन बनाया था अमेरिका के द्वारा और ये मिलिट्री संगठन आपका 1948 में बनकर के तैयार हुआ। अब ये काम क्या करता है? ये अभी तक प्रेजेंट टाइम में है और ये जो यूक्रेन और रशिया का वार हुआ है इसमें भी ये कहीं ना कहीं नेटो का भी एक काम था। यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता था और इसमें ही रशिया को दिक्कत थी। ये भी एक पॉइंट है जो युद्ध करने का कारण बना था। तो प्रेजेंट में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। स्थापना 1949 में हुई थी, 49 में काम करना शुरू हुआ। हेडक्वार्टर ब्रसल्स, बेल्जियम का एक देश, राजधानी है ब्रसल्स, इसमें इसका हेडक्वार्टर। तो ये काम क्या करता है? ये उसी का मिलिट्री अलायंस है, तो ये सैन्य अलायंस है, इतना याद रखना। सैन्य संधि हुई थी जिसमें अगर किसी भी एक देश पर, इसके जो सदस्य देश हैं, एक देश पर अगर संगठन आएगा तो सभी देश मिलकर के उसका सामना करेंगे। इसमें अमेरिका सबसे मजबूत है ऑफकोर्स। अगला है SCO, ये भी इंपॉर्टेंट। अभी हाल में ही आज ही इसकी जो 2022 की समिट है उसका कंप्लीट किया गया है। कहाँ पर हुई थी इस बार की? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में, या उज्बेकिस्तान का शहर समरकंद में इसकी समिट हुई थी 2022 की। भारत इसका सदस्य देश कब बन गया था? 2017 में, और इसके साथ पाकिस्तान भी बना था। तो भारत और पाकिस्तान तो साथ में ही चलेंगे। तो इसका ये सबसे पहले देख लेते हैं, स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसके सदस्य देश कितने? 8। ठीक है, अब 8 तो हैं सदस्य देश, लेकिन इसमें काम बात ये भी चल रहा है कि इसमें ईरान को भी जोड़ लिया जाएगा 2023 से, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो मेंबर कौन कौन है? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। और ईरान को 2023 में इसमें जोड़ लिया जाएगा। अब इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे ये पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में स्थित है। बीजिंग चाइना में स्थित है हेडक्वार्टर। रसिया और चाइना इसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। लेकिन इसके द्वारा एक और संस्था को चलाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रेट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर टू कॉम्बेट टेररिज्म। तो इस प्रकार से एक संस्था बनाई गई जो किस पर काम करेगी? आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर, या किस प्रकार से आतंकवाद को खत्म किया जाए इस पर। अगला है आपका सार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका काम करने का अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। बाकी आपको याद रखना पड़ेगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कुल सदस्य देशों की संख्या इसमें 8 है। 8 देश वही हैं जो भारत के एक तरीके से पड़ोसी देश, या तो जल सीमा से लगते हैं या जमीन की सीमा से लगते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश, इसमें माइनस चाइना हो जाएगा, चाइना नहीं जाएगा इसमें। तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपके? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया ऑफ कोर्स। तो कितने कुल देश सदस्य हैं आपके? 8। इसमें चाइना को मत जोड़ना और म्यांमार को भी मत जोड़ना।
8 सदस्य हैं। स्थापना 1985 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। ठीक है। और ये काम क्या करता था, करेगा या करता था? टू प्रमोट वेलफेयर, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ द कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, इस पर ये काम करता था। तो बाकी आपके ये कुल मिलाकर के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये कंप्लीट हो गए। अब इसमें आपको पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि इनके आपको हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहते हैं। बाकी इनकी स्थापना कब हुई थी और सदस्य देशों की संख्या कितनी, ये 3 क्वेश्चन तो प्रमुख है। इसके साथ साथ आपसे वो ये पूछ लेगा कि इसका इसके द्वारा रिपोर्ट्स कौन सी जारी की जाती है, फिर एक छोटा मोटा इधर उधर से कोई क्वेश्चन बना सकता है, बाकी इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो करते रहना चैनल को, अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करिए प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू।